आप सभी का आज पुलिस मुख्यालय द्वारा साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आज आपसे हम लोग जो मादक पदार्थों की समस्या है उस पर बात करेंगे और उसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई जो नोडल एजेंसी है नारकोटिक्स के संबंध में क्या कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं, क्या चुनौती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग संक्षेप में डिस्कस करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एक समस्या है पूरे देश में और ख़ास तौर से हमारे प्रदेश में। बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल का बॉर्डर है और भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर्स लगते हैं, इसलिए नारकोटिक्स की समस्या यहाँ शुरू से रही है। ये एक ट्रांजिट स्पॉट के रूप में भी रहा है और अब यहाँ पर कंजम्पशन की भी बात आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक्स के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है जिससे आने वाले समय में मादक पदार्थों का जो व्यापार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से इसमें इलीगल तरीके से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इनको सरहद के पार से लाया और बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी जो युवा जनरेशन है उसको इसके प्रकोप से बचाया जाए। जो हमारा भविष्य है उसमें बच्चे और नवयुवक इसकी आदत में ना आए, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो पुलिस मुख्यालय और हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की जा रही है वो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो आधारित है। सबसे पहला, हमारा जो इलाका गया ज़िले का है उसमें पॉपी कल्टीवेशन इलीगल लगाई जाती है। ये पहले से हो रही है और ये मुख्यतः वहाँ पर 2 इलाकों में हो रही है, बाराचट्टी और धनगई। ये 2 थाना क्षेत्र हैं जो झारखंड की सीमा भी है और वहाँ पर वो इलाके बहुत सुदूर इलाके हैं। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया था कि जो नक्सलवादी थे और नक्सल हमारे जो उस तरह के नक्सलाइट्स आर्म्ड ग्रुप से उनका प्रभाव उस इलाके में था। तो इस कारण से भी पहले यहाँ पर प्रशासन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, गवर्नमेंट की रीच कम थी। मगर इधर कुछ सालों में जिस प्रकार की कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की गई है तो इन सब इलाकों से मुख्यतः अब नक्सली प्रभाव बिल्कुल समाप्ति पर है। यदा कदा कहीं कोई बात आती है मगर फिर भी इनका प्रभाव आम दस्ते यहाँ नज़र नहीं आते हैं। तो इस साल हम लोगों ने इसमें व्यापक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है और वर्ष 2022 से 23 के बीच में लगभग 1290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर इसकी पैदावार अवैध हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है, पैरामिलिट्री की जो हमारी सीआरपीएफ और एसएसबी है, इसके अलावा गया पुलिस, बिहार पुलिस, और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से सर्वेलांस करके एरिया को चिन्हित किया। उसके बाद हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की गई है ड्रीम की तरफ से। उसके आधार पर भी लगभग 290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर स्पेशली ये खेती हो रही थी उसको चिन्हित करके उसका डिस्ट्रक्शन किया गया है और ये अभियान लगातार जारी है। इसका सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक का ये एक पीरियड होता है जिसमें पॉपी लगाई जाती है और उसका कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। तो ये अभी का जो समय है यही शुरुआती समय है और इसमें हम लोगों की टीम्स ऑलरेडी काम में लग गई हैं, सर्वे हो रहे हैं, जो भी हमें आंकड़े चाहिए हैं वो लिए जा रहे हैं। और ज़िला स्तर पर अब की बार पहली बार डीएफओ के अधीन एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो पूरी तरह से इस अभियान का संचालन करेगी, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट लैंड भी बहुत अधिक आती है और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट लैंड्स भी हैं। इसमें दर्जनों एफआईआर्स हम लोगों ने दर्ज की हैं जिन लोगों की ज़मीन के बारे में पता चला है जहाँ पर ये खेती हुई है अवैध तरीके से, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है
2022 और 23 में लगभग 33 केस दर्ज हुए थे, जिसमें 121 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें 3 जो सबसे दुर्दांत इसके वांछित लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। 2021-22 में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2020-21 में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह का ये अभियान चल रहा है और इसमें लगातार हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से ये जो अवैध खेती होती है इसको नष्ट भी कर दिया जाए और भविष्य में इस प्रकार की खेती ना हो। सरकार के स्तर से वहाँ पर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लागू की गई हैं, जैसे उसमें बी हाइव कीपिंग, शहद वाला ये जो व्यवसाय है वहाँ के लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। मोरंगा फार्मिंग है जिसे हम लोग सहजन कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी और तकनीक वहाँ पर दी जा रही है कि जिससे लोगों को हॉर्टिकल्चर और इसके अलावा प्रोत्साहन मिले और लोग इस तरफ ना ध्यान दें और जो सम्मानजनक व्यवसाय हैं उसमें भाग लें। इसी के साथ वहाँ पर जो और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं राज्य सरकार की, उसका भी व्यापक जाल बिछाया जा रहा है, लोगों को उसमें बुला बुला के उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये एक पहली हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम लोगों ने झारखंड से भी समन्वय स्थापित किया है, झारखंड पुलिस के साथ भी, क्योंकि बहुत सा इलाका कंटिगुअस है जो गया और पलामू और चतरा के इलाकों से होता हुआ जाता है, गढ़वा का। तो ये कोऑर्डिनेशन की एक अच्छी शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से अवैध जो खेती हो रही है ये समाप्त हो जाएगी इस इलाके से और इसमें कहीं कहीं जो नक्सलियों की भी भूमिका आती है वो भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है कांडों का अनुसंधान, यानी जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग्स में, गांजा में, कैनबिस में इसमें लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाए, उनके विरुद्ध इंटेलिजेंस जनरेट करके व्यापक इन्वेस्टिगेशन हो, उनको सज़ा दिलाई जाए। इसमें जो सप्लाई लाइन है, यानी जो हमारे यहाँ मान लीजिए खपत हो रही है, डिमांड है, वो सप्लाई लाइन को ही चोक कर दिया जाए। उसमें सप्लाई लाइन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो माफिया इन्वॉल्व हैं, उनको इसमें पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई हो और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं वो सारी कार्रवाइयाँ उनके अगेंस्ट की जाएं। इसमें वित्तीय अनुसंधान पर भी हम लोगों ने बहुत व्यापक जोर दिया है और ख़ास तौर से जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में सीजर्स हो रहे हैं या बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, वहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल कंपलसरी है, वो होगा ही होगा और उसकी दिशा में कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पीएमएलए के तहत काफ़ी प्रस्ताव इसमें भेजे हैं और 2 केसेस में नहीं, 2 नहीं, इसमें बल्कि अभी तक हमारे पास 10 केसेस में पीएमएलए के प्रस्ताव हमने भेज रखे हैं जो ईडी के पास हैं। उसमें 21.19 करोड़ के ये वैल्यू है ये सारे प्रस्ताव की, जिसमें 10.5 करोड़ वैल्यू की संपत्ति ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं, कन्फिस्केट हो चुकी है, बाकी पे प्रक्रिया चल रही है। और ये आगे भी इसमें जिस प्रकार से अनुसंधान हम लोग वित्तीय अनुसंधान कर रहे हैं, इसमें और इसकी संख्या बढ़ेगी। इसमें शातिर जो माफिया हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार जो हमारा नेपाल की सीमा है, जो नेपाल बॉर्डर है, उसमें भी हम लोगों की नज़र है। वहाँ हमारी ज़िला पुलिस पूरी तरह से तत्पर है, वहाँ एसएसबी के लोगों के साथ हमारा समन्वय है और राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके व्यापक ऑपरेशंस इसमें लॉन्च करते हैं। जहाँ से सूचनाएं आती हैं उसमें अभी तक एएनटीएफ के द्वारा 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में इसमें रिकवरी हुई है जो आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। और ये सारे प्रयास हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसके मादक पदार्थ या इसके नशीली पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से हमारे जो नदी से समीप के इलाके हैं वहाँ पर भी गांजा स्टॉक किया जाता है और ये ख़ास तौर से गंगा नदी का कुछ इलाका है, सोन नदी का है। अगर इधर से आप चलेंगे तो बक्सर, आरा और पटना, फतुहा होते हुए ये सब इलाके हैं। बहुत से और रिवराइन एरियाज़ में भी ये शिकायतें मिल रही थी। तो डीजीपी साहब के साथ इसमें लंबी चर्चा हम लोगों की हुई है और ये निर्णय भी हुआ है
कि रिवराइन पुलिसिंग जो है, नदी थाने हमारे बने हुए हैं, वो भी अब इसमें एक्टिव रोल निभाएंगे। और अभी तक पटना के नदी थाने में 2 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हो भी चुके हैं। तो रिवराइन पुलिसिंग, एएनटीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल फोर्सेस, बिहार पुलिस, ये सारा एक पूरा ग्रुप है जो कोऑर्डिनेटेड होकर इस कार्रवाई में लगा हुआ है, इस दिशा में लगा हुआ है। और इसके साथ अब तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है वो है जनरल अवेयरनेस का। लोगों में मादक पदार्थों के विरुद्ध अवेयरनेस ड्राइव चलाना, नशा मुक्ति अभियान है। उसके अलावा सामाजिक कल्याण विभाग से लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को इस ओर बताया जा रहा है कि इसके कैसे दूर रहा जाए, इसके क्या कुप्रभाव हैं। और जो और शहरों में हम लोग देखते हैं छोटी मोटी चरस, गांजा और हेरोइन की शिकायतें आती हैं पुड़िया बंटने के नाम पर, या बहुत से लघु अपराध जो ज़िलों में हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग है, बर्गलरी है, चोरी की घटनाएं हैं। इन सब में अगर आप देखिएगा तो यंगस्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। और अगर इसका स्टडी किया जाए तो कहीं ना कहीं इसके तार नारकोटिक्स में आके मिलते हैं। तो ज़िला पुलिस के साथ भी हम लोग इस चीज़ में सेंसिटाइज उनको कर रहे हैं कि वो विशेष रूप से ऐसे एरियाज़ को टारगेट करें। इन सप्लाई लाइन के बारे में जो मैंने कहा है, चेन ऑफ सप्लाई है, इसको थ्रॉट करना है, इसको पकड़ना है, इसको चोक कर देना है कि इस तरह के जहर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद हो जाए। तो ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इससे अपराध नियंत्रण को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी इस ओर ले जाने से हम लोग रोक पाएंगे। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें चल रही। इसके अलावा अभी हाल में जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, साइबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, साइबर अपराध का इस्तेमाल हो रहा है नारकोटिक्स को प्राप्त करने में। इसमें जैसे डार्क वेब है, क्रिप्टो करेंसी है, गेमिंग ऐप्स के ज़रिए भी नारकोटिक्स प्राप्त करने की शिकायतें आ रही हैं। तो साइबर सेल जो हमारा आर्थिक अपराध इकाई का है, उसको भी नारकोटिक सेल के साथ हम लोगों ने मिलाया है। और अब हम लोग ऑनलाइन भी मॉनिटर कर रहे हैं कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से अनडिस्क्लोज जगहों से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, और क्या जो हमारी वॉच लिस्ट है, जो हमारे जो मेन हमारे एक्टिविस्ट इसमें क्रिमिनल्स हैं, उन तक ये पैसा कैसे जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग साइबर के ज़रिए नज़र रख रहे हैं। दूसरा इसमें है सिंथेटिक ड्रग्स का, यानी जो दवा नशीले कामों में इस्तेमाल होती है, या इसमें जो अब हमारा जो नेचुरल नारकोटिक्स है उसका डेरिवेटिव्स निकाला जा रहा है, उसको और तरीके से उसके बनाए जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स बनाए जा रहे हैं। ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इसको भी हम लोग देख रहे हैं। ख़ास तौर से इसमें जो ड्रग्स की कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनके इंस्पेक्शंस रेगुलर करने की बात हो रही है। इसमें कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स का जो दफ्तर है बिहार में, उससे हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है और वहाँ से भी जो डेटा है वो पुलिस ले रही है। तो ये कुल मिला के हमारे प्रयास हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जनता का भी अगर सहयोग इसमें हमें प्राप्त हो, हमें इन्फॉर्मेशन मिले, अगर किसी इलाके में इस तरह के ऑर्गेनाइज तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है या कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप अपनी गुप्त सूचना भी हमें दे सकते हैं। आपका नाम नहीं डिस्क्लोज़ किया जाएगा। वो हमारे जो मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी हेल्पलाइन नंबर्स डिस्क्लोज़ किए थे, उस पर आप ये सूचना दे सकते हैं, ये यहाँ आकर बात कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। निरंतर हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ, एनसीबी के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। और हमें आशा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो हमारे बिहार राज्य की पॉलिसी है पूर्ण नशाबंदी, उसके तहत इसमें कारगर कार्रवाई होगी और आने वाले समय में ये मैनेज हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को इसमें पूछना है प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। गली मोहल्लों में इस तरह के नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा शायद गश्ती नहीं होने के कारण गली मोहल्लों में, इसके कारण इसमें तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अपराध भी बढ़ रहा है। नहीं, ये बात आपकी सही है कि इसका चलन बढ़ा है और ये सबसे बड़ा पॉइंटर इस बात का है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके हर जगह लोकल चैनल्स हैं, कुरियर्स हैं और ये हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारी इकाई के अलावा ज़िला पुलिस की है कि उनको इस दिशा में और गंभीर होना होगा
और उनको ऐसे हॉटस्पॉट्स का पता करना होगा अपने थाना क्षेत्र में, अपने ज़िला में, जहाँ पर ये मेनेस आ रही है। क्योंकि अगर जनता से इंटरेक्ट आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दृष्टि से कोई चीज़ छुप सकती है, मगर उसके लिए हमें और सेंसिटिव होना होगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पुलिस इसमें और अधिक संवेदनशील हो। जहाँ कमी है, मगर कुछ जगह अच्छा काम भी हुआ है, बहुत जगह रिकवरी, जैसे अभी मोतिहारी और ख़ास तौर से बेतिया, सहरसा में बहुत अच्छे काम हुए हैं, काफ़ी अच्छी रिकवरीज हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं। बहुत से लोग एनडीपीएस, पिट्स एनडीपीएस के वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा में उनके खिलाफ केसेस थे। तो इस और हम लोग ध्यान दे रहे हैं और ये संवेदनशील हैं इस तरफ हम लोग। सर पेपर लीक करने में क्या था? पेपर लीक के लिए तो खैर आज ये बैठक नहीं है, मगर इसमें हम आपको इतना ज़रूर बता देंगे कि इसमें एसआईटी पूरी तरह से अपना काम प्रारंभ कर चुकी है। साक्ष्य हम लोगों के पास जितने अभी तक एफआईआर्स हुए हैं उनको एसेस कर लिया गया है, उनके आधार पे आगे की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। और जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करनी है वो काम भी प्रारंभ हो गया है। इसमें आगे देखिएगा, जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ और प्रगति करेंगे। पटना जंक्शन पे मेडिसिन पीने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। आलमगंज थाना अंतर्गत जो है वो गया घाट पुल के बगल में वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो पूरा एकदम स्नैपिंग और ये प्लास्टिक वो सुलेशन जो पीते हैं वो बहुत ज़्यादा। इसी से रिलेटेड है कि पटना जंक्शन पर कई वर्षों से खुलेआम गांजा की तस्करी होती है, बिक्री की जाती है। रामकृष्णा नगर हो गया और कई छोटे छोटे जगह है, मगर ये दो तस्कर जो है पटना जंक्शन और रामकृष्णा नगर, ये बड़े तस्कर हैं। और इसका कहीं ना कहीं जो राघोपुर वहाँ से लिंकअप है। और सबसे बड़ी बात कर लिया जाए, कोतवाली थाने में दर्जन भर से ज्यादा एफआईआर है या रामकृष्णा नगर, उसके बावजूद भी पटना पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और कहीं ना कहीं उसमें लग रहा है कि पुलिस का भी मिली भगत है। इसमें कैसे, कितनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, इसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी और इस चीज़ पर हम लोग संवेदनशील हैं और समीक्षा इसमें की जा रही है।